अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एंजियोग्राफी करने के लिए रेडी है। एंजियोग्राफी करने के लिए रेडी है मतलब आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको एंजियोग्राफी बताई है, आप इस प्रोसीजर के लिए अपनी सहमति से जा रहे हैं। तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि एंजियोग्राफी कैसे की जाती है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है कि मेरी एंजियोग्राफी ज़रूरी है क्या मुझे एंजियोग्राफी करनी ही चाहिए या इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब प्रोसीजर से पहले हमें क्या करना है, प्रोसीजर के दौरान क्या करना है और प्रोसीजर के आफ्टर क्या होने वाला है। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंजियोग्राफी जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। एंजियोग्राफी को जाने से पहले आपको लगभग 3 से 4 घंटे की फास्टिंग रखनी है। इसको हम कहते हैं नील पर ओरली या फिर नील बाय माउथ। आपकी जब भी एंजियोग्राफी शेड्यूल्ड है उसके 3 से 4 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं। आप एंजियोग्राफी से पहले 1 घंटे तक पानी पी सकते हैं जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपको खाना भी अलाउ करते हैं, बट डाटा ऐसा मानता है कि आपको 3 से 4 घंटे फास्टिंग रहना चाहिए। अब बात आती है कि क्या पहन के एंजियोग्राफी के लिए जाएं। जब आप एंजियोग्राफी के लिए किसी अस्पताल या सेंटर जाते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर आपको पेशेंट का सूट दिया जाता है जो आपको पहनने की ऑर्डर दी जाती है। जब आपको पेशेंट का सूट पहनने को कहा जाता है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इनर वेयर्स, ब्रा जैसी चीज़ें ना पहने, सिर्फ पेशेंट का दिया हुआ सूट ही पहने। एंजियोग्राफी से पहले प्रिपरेशन के तौर पर जहाँ से एंजियोग्राफी होनी है वहाँ के बाल निकाले जाते हैं। एंजियोग्राफी कॉमनली राइट रेडियल आर्टरी से होती है, इसीलिए राइट रिस्ट की बाल निकाले जाते हैं या शेव किए जाते हैं। मगर एज अ प्रोटोकॉल जनरली हम दोनों हाथों के मतलब दोनों रिस्ट से लेके एल्बो तक के और दोनों ग्रोइन के भी बाल क्लिप करवाते हैं या शेव करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी 1% लोगों में एंजियोग्राफी हाथ से नहीं हो पाती है तो हमें पैर से करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब आपकी शेविंग या क्लिपिंग हो जाती है तो उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिया जाता है और पार्ट को प्रिपेयर कर दिया जाता है। जिस हाथ से एंजियोग्राफी होने वाली है या जिस पैर से एंजियोग्राफी होने वाली है उसको कभी कभी टैग भी किया जाता है। अब बात आती है कि आपको जाने से पहले एक वीगो लगाया जाएगा जो कि आपके एंजियोग्राफी करने वाले हाथ से उल्टे हाथ में होगा। जनरली अगर हम राइट हैंड से एंजियोग्राफी करने वाले हैं तो लेफ्ट हैंड में कैनुला लगता है जो कि वीनस कैनुला है। ज़रूरत पड़ने पे कुछ इंजेक्शन देने के लिए उसे लगाया जाता है, सिक्योर किया जाता है। एंजियोग्राफी को शिफ्ट करने से पहले आपको जनरली वॉशरूम होके आने के लिए कहा जाता है। जब आप वॉशरूम से हो आते हैं तो आपको एंजियोग्राफी के लिए व्हीलचेयर के जरिए या बेड के जरिए शिफ्ट किया जाता है। एंजियोग्राफी रूम में जहाँ पे कैथ लैब इंस्टॉल्ड होती है वहाँ पर आपको लिटाया जाता है। अब आते हैं हम ऑपरेशन टेबल पे या कैथ लैब में, वहाँ क्या होने वाला है। जब आप एंजियोग्राफी के लिए कैथ लैब में एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक मूवेबल टेबल होता है, उस टेबल पे आपको लिटा दिया जाता है। इस टेबल के साथ ही ऊपर से लगा हुआ एक कैमरा होता है जिसे मेडिकल टर्म में इमेज इंटेंसिफायर कहते हैं। यही इमेज इंटेंसिफायर आपके हार्ट की नसों की एंजियोग्राफी की फोटो लेने वाला है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपका टेबल मूवेबल है, ऊपर इमेज इंटेंसिफायर है वो भी मूवेबल है। लेटने के बाद आपका राइट हैंड से जहां एंजियोग्राफी होने वाली है उसे एक्सटेंड करके उसको प्रिपेयर किया जाता है। उसके ऊपर और एंटीसेप्टिक लोशन लगाए जाते हैं, उसको स्टेराइल कपड़े से ढक दिया जाता है। लगभग आपके नेक से लेके पैरों तक का पूरा पार्ट स्टेराइल कपड़े से ढका हुआ होता है ताकि कहीं पे भी इन्फेक्शन ना फैले। इस दौरान आपको एनेस्थीसिया कौन सी दी जाती है? जनरली एंजियोग्राफी में सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दी जाती है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है जिस पार्ट पे जहां से एंजियोग्राफी होनी है उसी पार्ट को सिर्फ सुन किया जाता है। तो अगर आपकी राइट रेडियल आर्टरी से एंजियोग्राफी होनी है तो आपका राइट रेडियल रिस्ट पे इंजेक्शन देके सुन किया जाता है। अगर आपकी पैर से एंजियोग्राफी होने वाली है तो ग्रोइन में ही पार्ट चेक करके उसी के ऊपर इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो पार्ट सुन हो जाता है। एंजियोग्राफी के दौरान आप कंप्लीटली होश में होते हैं। आप कुछ परेशानी हो तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बोल के बताइए। हम चाहते हैं कि एंजियोग्राफी के दौरान आप स्टिल लेटे रहें क्योंकि टेबल भी छोटी होती है और हाथ पैर हिलाने से ऊपर रखा हुआ सामान नीचे गिर के अनस्टेराइल होने की संभावना होती है। अब जब एंजियोग्राफी शुरू होती है तो लोकल इंजेक्शन के बाद डॉक्टर्स हाथ में कुछ कैनुला लगाते हैं और एक कैथेटर के जरिए आपकी एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी की प्रोसीजर करने में लगभग 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है। इसके दौरान जनरली आपको कोई पेन नहीं होता है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। आपको बस सीधे और शांत लेटे रहने की जरूरत है। साथ ही में आपके ऊपर लगा हुआ जो इमेज इंटेंसिफायर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में घूमता है
और वो आपके हार्ट की इमेजेस लेता है। इसके अलावा एंजियोग्राफी प्रोसीजर में और कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एंजियोग्राफी खत्म होते ही डॉक्टर आपके हाथ में लगा हुआ कैनुला और कैथेटर हटा दिया जाता है, और जहां आपको कैथेटर लगा हुआ होता है, शीट लगा हुआ होता है, उसे निकालने के बाद उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव बैंडेज लगाया जाता है। जब आपके हाथ में कॉम्प्रेसिव बैंडेज लग जाता है तो आपको बेड के जरिए आपके बेड पे जो सीसीयू में होता है वहां शिफ्ट किया जाता है। वहां पर आपको अंडर मॉनिटरिंग रखा जाता है। आधे घंटे के बाद आपको खाना पीना अलाउ कर दिया जाता है। अगर आपकी एंजियोग्राफी हाथ से हुई है तो आप अपने हाथ चला सकते हैं, पैर चला सकते हैं। एंजियोग्राफी अगर पैर से हुई है तो आपको 6 घंटे तक सीधा लेटे रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हिलने से वापस ब्लीडिंग होने की चांसेस होते हैं। इसीलिए अगर आपकी एंजियोग्राफी पैर से हुई है तो 6 घंटे तक आपको सीधे लेटे रहना है बिना पैर हिलाए। अगर आपकी राइट पैर से एंजियोग्राफी हुई है, यानी राइट ग्रोइन से एंजियोग्राफी हुई है, तो राइट पैर को तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है, लेफ्ट पैर आप थोड़ा बहुत चला सकते हैं। इसी दौरान कभी कभी किसी को थोड़ी सी नौशिया होना या वोमिटिंग होने जैसी कंप्लेंट हो सकती है, जो कि टेम्पररी है, विद इंजेक्शन चली जाती है। अगर आपको कुछ खिलाया जाता है तो कभी कभी उल्टी हो जाती है, तो घबराना नहीं है, ये कॉमन होता है और ये इजीली कंट्रोलेबल है। बहुत ही कम तौर पर 1 या 2% लोगों में कभी कभी ठंड लगने लगती है। उनको अंदरूनी ठंड लगती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मुझे कपकपाहट हो रही है, ठंड लग रही है, बट ये भी एक टेम्पररी फिनोमिना है। कुछ इंजेक्शन के बाद 20 मिनट में ये खत्म हो जाती है और आप प्रीवियसली जैसे नॉर्मल थे वैसे हो जाते हैं। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एंजियोग्राफी में मुझे ये क्या हो गया। जैसे जैसे आपके हैंड पे वो कॉम्प्रेसिव बैंडेज लगा होता है, कभी कभी हाथ पे थोड़ी सी सूजन आ सकती है या फिर हाथ थोड़ा सा नीला या ब्लूइश कलर का लगने लगता है, तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके हाथ की जो कॉम्प्रेसिव बैंडेज है वो ढीली कर दी जाएगी, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो उससे भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या परेशानी हो रही है। अगर आपके पैर से एंजियोग्राफी हुई है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सीधा लेटे रहना है। आप पैर की उंगलियां या अपना जो एंकल जॉइंट है वो चला सकते हैं, घुटने में पैर मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जब एंजियोग्राफी हो जाती है तो लगभग 3 घंटे बाद, अगर आपकी रेडियल आर्टरी से एंजियोग्राफी हुई है, हाथ से एंजियोग्राफी हुई, तो 3 घंटे बाद आप सेफली डिस्चार्ज हो सकते हैं। अगर आपकी पैर से एंजियोग्राफी हुई है तो कम से कम 6 घंटे के बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने से पहले हम लोग आपको चला के देखते हैं, वॉशरूम भेजते हैं, उसके दौरान कोई चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है, ऐसा हम देखते हैं, एंड उसके बाद ही आपको सिक्योर करने के बाद डिस्चार्ज करते हैं। अब आती है बात दूसरे दिन पे। जब आप दूसरे दिन उठते हैं तो आपका हाथ पे जो लगी हुई बैंडेज है वो आप निकाल के फेंक सकते हैं, या फिर कमर पे लगी हुई बैंडेज भी निकाल दे सकते हैं। आप जरूरत अनुसार डेली जैसे नहाते हैं वैसे नहा के अपना डेली का रूटीन वर्क फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो एंजियोग्राफी एक बहुत ही सरल एंड सीधी प्रोसीजर है और इन स्टेप्स में वो इजीली कवर भी हो जाती है। इसीलिए एंजियोग्राफी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जिससे आपको अपने आने वाले भविष्य में आने वाले हार्ट अटैक के बारे में पता चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, हार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।